माय डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम मैग्नेटिक सबस्टेंसेस उनकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर का थर्ड पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टेंसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टेंसेस according to their magnetic behavior कितने प्रकार के सबस्टेंस होते हैं। तो फिजिक्स में हम पढ़ेंगे जो टाइप्स होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जो पहला टाइप्स है, फर्स्ट टाइप डायामैग्नेटिक सबस्टेंस। डायामैग्नेटिक सबस्टेंस एंड डायामैग्नेटिज्म those substances when placed in मैग्नेटिक फील्ड, वे सबस्टेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं आर फीबली मैग्नेटाइड, फीबली मीन्स थोड़े से मैग्नेटाइड होते हैं। फीबली मैग्नेटाइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ applied magnetic field, are called डायामैग्नेटिक सबस्टेंसेस। इनको हम क्या कहेंगे? डायामैग्नेटिक सबस्टेंसेस कहेंगे। डायामैग्नेटिक सबस्टेंसेस वे मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फीबली मैग्नेटाइड होते हैं, डायामैग्नेटिक सबस्टेंसेस कहलाएंगे। एंड दिस phenomenon is known as डायामैग्नेटिज्म। इस फिनोमिनन को क्या कहेंगे? डायामैग्नेटिज्म कहेंगे। एग्जाम्पल, यह हमें एग्जाम्पल याद रखना है जो बोर्ड में पूछ देता है कि कौन सा मटेरियल डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है और फेरोमैग्नेटिक है। तो माय डियर स्टूडेंट, बिस्मथ जिंक है, सीयू है, कॉपर, सिल्वर है, एयू है, गोल्ड, पीबी लेड, वाटर, मरकरी, NaCl, H2N2, EtCr क्या है? डायामैग्नेटिक है। ये सभी कैसे मटेरियल हैं? दे आर डायामैग्नेटिक है। हमने पहले मटेरियल के बारे में यहाँ डिस्कस कर लिया कि वे मटेरियल जो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फीबली मैग्नेटाइड होते हैं डायामैग्नेटिक सबस्टेंस कहलाते हैं और यह फिनोमिना डायामैग्नेटिज्म कहलाती है। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस एंड पैरामैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस एंड पैरामैग्नेटिज्म ये मटेरियल होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर फील्ड के डायरेक्शन में फीबली मैग्नेटाइड होते हैं
तो those substances when placed in magnetic field, when placed in the magnetic field, magnetic field क्या होगा, आर फीबली, थोड़े से फीबली मैग्नेटाइड in direction of applied magnetic field, in direction of applied magnetic field are called paramagnetic substances. And this phenomenon is known as पैरामैग्नेटिज्म. इस फिनोमिना को क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिज्म कहेंगे. अब इनके हम एग्जाम्पल लिखेंगे. एग्जाम्पल्स क्या क्या एग्जाम्पल हैं, एल्युमिनियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, प्लेटिनम है, मैग्नेटीज है, एंटीमनी एस भी बोलते हूँ, CuCl2 क्यूप्रस क्लोराइड, लिक्विड ऑक्सीजन है, सॉल्यूशन ऑफ साल्ट्स ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन मीन्स लिक्विड O2 है, सॉल्यूशंस ऑफ salts of iron and nickel ETC ये कैसे मटेरियल हैं, आर, ये सभी कैसे मटेरियल हैं, आर पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस हैं. तो माय डियर स्टूडेंट, हमने ये देखा कि ये मटेरियल जिनको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, सेम आप इलांग डायरेक्शन में, अगर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइड था तो डाया था. वे मटेरियल जो फील्ड में रखे जाने पर फील्ड के डायरेक्शन में हल्के से मैग्नेटाइड होते हैं, फीबली मैग्नेटाइड होते हैं, उनको पैरा मैग्नेटिक सबस्टेंस कहते हैं और इस फिनोमिना को पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं. इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं जो आप याद रखेंगे. अब हम आगे बढ़ते हैं. हमने पैरामैग्नेटिक तक सीख लिया. अब हम बात करेंगे फेरोमैग्नेटिज्म की. रोमन थर्ड, फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस एंड फेरोमैग्नेटिज्म. Those substances when placed in magnetic field, are strongly मैग्नेटाइड. हमने पैरा में क्या पढ़ा था, फीबली मैग्नेटाइड था, यहाँ स्ट्रांगली मैग्नेटाइड है इन द डायरेक्शन ऑफ applied magnetic field, applied magnetic field
are called ferromagnetic substances. Ferromagnetic substances. Ferromagnetic substances. And this phenomenon is known as ferromagnetism. इनके एग्जाम्पल क्या हैं? एग्जाम्पल्स आयरन है, निकिल है, कोबाल्ट है, Fe3O4 जिसे मैग्नेटाइट कहते हैं। मैग्नेटाइट ETCR फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो हमने फेरोमैग्नेटिज्म तक डिस्कस कर लिया। फेरोमैग्नेटिक क्या हो गए? वे मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर फील्ड के डायरेक्शन में स्ट्रांगली मैग्नेटाइड होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं, और ये फिना फेरोमैग्नेटिज्म कहलाती है। अब जो है फोर्थ पॉइंट है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं, या इसको सिंपली मैग्नेटाइजेशन भी बोलते हैं, और सिंपली मैग्नेटाइजेशन भी बोलते हैं। कभी कभी इसका सिंबल जो है कैपिटल M से भी डिनोट कर देता है। तो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग जो सिंबल लेके चलेंगे कैपिटल I लेके चलेंगे, यह हम तैयार करेंगे। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज applied on magnetic material, then magnetic dipole moment जो हम कैपिटल M से लिख रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो डेवलप्ड करता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो क्या हुआ, डेवलप्ड किया पर यूनिट वॉल्यूम, कैपिटल भी is called intensity of magnetization. इसे हम कैपिटल I से डिनोट करेंगे। दैट इज जो I वेक्टर होता है किसके इक्वल होता है? M वेक्टर अपान भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। I इज ए वेक्टर, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है, किसके एलांग है? एलांग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो क्या हुआ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है क्या कहलाता है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहलाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। SI यूनिट ऑफ हाई, SI यूनिट ऑफ हाई क्या होगी? SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपान यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यूनिट भी। M की यूनिट क्या होती है? एम्पियर मीटर स्क्वायर
अपान मीटर क्यूब। क्या होगी ये SI यूनिट? एम्पियर मीटर -1। I की डायमेंशन क्या हो जाएगी? EL -1, EL -1। अब हम बात करेंगे बार मैग्नेट के लिए। फॉर ए बार मैग्नेट, कोई बार मैग्नेट लेते हैं। ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। 2L इज लेंथ है, लेंथ ऑफ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। एंड स्मॉल m इज द पुल स्ट्रेंथ, पुल स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट का पुल स्ट्रेंथ है। अब हम एक फिगर बनाते हैं। ये हो गया बार मैग्नेट, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। ये -m पोल स्ट्रेंथ है, ये +m पोल स्ट्रेंथ है। इनके बीच की डिस्टेंस जो है 2L है। ये भी हो गया। हमें पता है एज कैपिटल M इक्वल टू क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ पोल। एंड भी का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे देन फ्रॉम, जो फार्मूला मिला है देन फ्रॉम I इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। कैपिटल M की जगह क्या लिखेंगे? पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L अपान A इंटू 2L। तो क्या मिला फार्मूला I का? M/V इज इक्वल टू स्मॉल m अपान A। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की एक दूसरी डिफिनीशन भी मिल सकती है। द पोल स्ट्रेंथ, डेट इज आप कह सकते हो द पोल स्ट्रेंथ, द पोल स्ट्रेंथ मीन्स स्मॉल m पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन। माय डियर स्टूडेंट, हमें कुछ जानना है। एक फार न्यूमेरिकल के लिए जो डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं बोर्ड में, फार न्यूमेरिकल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैंने क्लियर कर दिया। अब याद रखो कि डायामैग्नेटिक है तो I क्या होगा? स्मॉल ए निगेटिव होगा, क्योंकि फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइड होता है। तो याद रखना कि फॉर डायामैग्नेटिक, फॉर डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? स्मॉल होता है एंड निगेटिव होता है। अगर कहीं I स्मॉल एंड निगेटिव दिया है, यही रीजन है कि डायामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइड होते हैं। फॉर पैरामैग्नेटिक, फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए I क्या होता है? स्मॉल एंड पॉजिटिव होता है। स्मॉल और पॉजिटिव होने से क्या होगा कि फील्ड के डायरेक्शन में फीवली मैग्नेटाइड होते हैं। तीसरा जो है एंड फॉर फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक के लिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए I जो होता है लार्ज होता है एंड पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए फील्ड के डायरेक्शन में क्या होते हैं? स्ट्रांगली मैग्नेटाइड होते हैं, क्योंकि इनका इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? लार्ज होता है, जो हमें आना चाहिए। तो हमने यहाँ I के साइन हमने सीख लिया, टेक्निक भी सीख लिया। NCERT में तो क्वेश्चन नहीं इस पर मिलते हैं। अब यहाँ हम
आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन जो है हम एक यस वर्मा से बेटर क्वेश्चन कर लेते हैं। यस वर्मा एग्जाम्पल है उनका 37.1 पेज 279 एंड 280 पर एक क्वेश्चन है। ए बार मैग्नेट ऑफ स्टील, ए बार मैग्नेट ऑफ स्टील, बार मैग्नेट ऑफ स्टील हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2.5 एम्पियर मीटर -2 and a mass of 6.6 10 power -3 kg. If the density of steel is 7.9 10 power 3 kg meter -3, find the intensity of magnetization of the magnet. माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में देखें कि क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले मास और डेंसिटी दिया है तो वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ बार मैग्नेट, भी कैसे हम निकालेंगे? मास अपान डेंसिटी, 6.6 10 power -3 अपॉन 7.9 10 power +3, कैलकुलेशन 8.3 10 power -7 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया। देयरफॉर एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। एम कितना दिया है? 2.5 अपान भी 8.3 10 power -7। तो ये जो कैलकुलेशन आएगा ऑलमोस्ट इक्वल 3 × 10 power +6 एम्पियर हो गया मीटर -1। आई इसका लार्ज एंड पॉजिटिव है। पूछता कि कैसा मटेरियल है, तो क्या हम बता सकते हैं कि यह मटेरियल क्या है? फेरोमैग्नेटिक है। 5th पॉइंट है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम एच वेक्टर से डिनोट करते हैं या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। यह एक प्रकार का स्पेशल वेक्टर है। कैसे डिफाइंड होगा? द मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच वेक्टर इज डिफाइंड एज एच वेक्टर जो होता है बी वेक्टर बाई μ0 -I वेक्टर। I मीन्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। वेयर बी क्या है? वेयर जो बी है, बी इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। और इसका दूसरा नाम हम लिख सकते हैं कि यह मैग्नेटिक इंडक्शन है, मैग्नेटिक इंडक्शन।
या कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। आई जो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एंड आई जो है इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। अगर हम ऊपर के फार्मूला से देखें तो हम B अपान म्यू नॉट क्या लिख सकते हैं? H वेक्टर प्लस I वेक्टर। माय डियर स्टूडेंट, अगर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड B निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? म्यू नॉट H वेक्टर प्लस I वेक्टर। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने देखा इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजेशन एक न्यू वेक्टर है, कैसे डिफाइंड होगा? B अपान म्यू नॉट माइनस I। अब हम आगे बढ़ेंगे। इफ नो मटेरियल प्रेजेंट, सपोज करो कोई मटेरियल नहीं है। इफ नो मटेरियल प्रेजेंट, कोई मटेरियल नहीं है, मीन्स बात किसकी करते हैं? डेट इज इन वैक्यूम। हम वैक्यूम की बात करते हैं। जब कोई मटेरियल नहीं है तो आई क्या होगा? आई इक्वल टू 0 होगा। देन एच का क्या फार्मूला बन सकता है? बी वेक्टर अपान म्यू नॉट, मीन्स यहाँ से भी एच डिफाइंड हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे? डेट इज इन वैक्यूम द रेशियो ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। एच क्या है? जो एच है मैग्नेटिक इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? एच इज ए वेक्टर है। एसआई यूनिट ऑफ एच, एच की एसआई यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ बी अपान यूनिट ऑफ म्यू नॉट। क्या यूनिट होती है बी की? टेस्ला होती है। म्यू नॉट की जो यूनिट पढ़े हो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। टेस्ला को क्या लिख सकते हो? न्यूटन अपान एम्पियर इंटू मीटर अपान न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन कैंसिल, क्या बचा? एम्पियर मीटर -1। तो एच की डायमेंशन भी यहाँ से हम निकाल सकते हैं EL -1। तो एच के बारे में हम क्या याद रखेंगे? B बाई म्यू नॉट। द सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच इज क्या है? ओ रेस्टेड है, याद रखना, ओ रेस्टेड। अब एक हम देख सकते हैं कि एक ओ रेस्टेड में कितने एम्पियर मीटर -1 होते हैं इन वैक्यूम में क्या फार्मूला पढ़ते हो? एच जो होता है B बाई म्यू नॉट होता है। देयरफॉर
1 ओरेस्टेट किसके इक्वल होगा? सीजीएस में है तो बी की सीजीएस यूनिट गास होती है अपान म्यू नॉट। गास को टेस्ला में बदल जाओ, 1 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला अपान 4 पाई 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। क्या बचेगा? 10⁻⁴ है, 10⁻7 है, 10⁻7 न्यूमरेटर में जाएगा तो प्लस हो गया, 10⁻3 यहाँ बचा, 10⁻3 अपान 4 पाई एम्पियर मीटर -1 लिख सकते हो, 1000 हो गया, 4 इंटू 3.14 एम्पियर मीटर -1। फिर आगे बढ़ो, इसका मतलब है क्या लिख सकते हो? 4 से डिवाइड करो तो 250 हुआ अपान 3.14 एम्पियर मीटर -1। तो 1 ओरेस्टेट किसके इक्वल हुआ? 1 ओरेस्टेट जो है 80 एम्पियर मीटर -1, और यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 1 ओरेस्टेट में कितने एम्पियर मीटर -1 होते हैं? 80। डायरेक्ट पूछ सकता है, मैंने इसे यहाँ डिराइव करके सिखाया ताकि स्टूडेंट को कहीं दिक्कत न हो। अब न्यूमेरिकल के लिए कुछ यहाँ फार्मूले बनेंगे, उन पर हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फार न्यूमेरिकल इन वैक्यूम H इक्वल टू B बाई म्यू नॉट। अब हम बात करते हैं पहला फर्स्ट पॉइंट कि बायो-सेवर्ट लॉ क्या है। जो बायो-सेवर्ट लॉ है, बायो-सेवर्ट लॉ हम डीवी वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो क्या पढ़ते थे? म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपान आर क्यू होता था। देयरफॉर डीएच किसके इक्वल होगा? डीबी वेक्टर अपान म्यू नॉट। तो व्हाट इज द डीएच वेक्टर? डीएच वेक्टर क्या होगा? आई डीएल क्रॉस आर क्यू आर वेक्टर। यहाँ क्या बच गया? म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हुआ तो मीन्स क्या हो गया? 1/4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपान आर क्यू। अगर हम वेक्टर फॉर्म में न लिख करके सिंपल अगर लिखना चाहें तो डीएच का क्या फार्मूला लिख सकते हैं? 1/4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। अब हम बात करेंगे जो सेकेंड फार्मूला है फॉर सॉलिनॉइड के लिए हम जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे कि जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सॉलिनॉइड था वो क्या था? म्यू नॉट स्मॉल एन आई, म्यू नॉट कैपिटल एन बाई एल इंटू आई था। अब हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर एच क्या हो सकता है बताओ? बी बाई म्यू नॉट। तो सॉलिनॉइड के अंदर एच का क्या फार्मूला होता है? अगर म्यू नॉट से डिवाइड कर दूं तो एच इक्वल टू स्मॉल एन आई नंबर ऑफ टोटल टर्न अपान एल, क्योंकि स्मॉल एन क्या था? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ था, तो एन बाई एल इंटू आई हो गया। इस प्रकार हम एच का फार्मूला पा जाते हैं सॉलिनॉइड के लिए। अगर यहाँ से एच की डायमेंशन भी निकालना हो तो बिल्कुल आसान है। एच की डायमेंशन क्या हो सकती है? कैपिटल एन बाई एल इंटू आई। नंबर ऑफ टर्न की कोई डायमेंशन नहीं तो ए बाई एल क्या डायमेंशन हो सकती है? ए एल -1। एसआई यूनिट हमें मिल सकती है। एसआई यूनिट क्या हो सकती है? एसआई यूनिट जो हो सकती है एम्पियर मीटर -1।
अब जो है हम एक और फार्मूला देखेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। थर्ड जो फार्मूला है, फार नॉर्थ पोल, फार नॉर्थ पोल। जैसे अगर नॉर्थ पोल हम ले लें, ये नॉर्थ पोल है, प्लस पोल स्ट्रेंथ है, यह n है। यहाँ से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल का कहाँ मिलेगा? आउटवर्ड मिलेगा। कितनी डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे है। तो यहाँ हम देखेंगे एज bn का क्या फार्मूला होता है? म्यू नॉट अपान 4 पोल स्ट्रेंथ अपान डिस्टेंस स्क्वायर। देयरफॉर एच एन का क्या फार्मूला होगा? bn अपान म्यू नॉट। तो 1/4 m अपान आर स्क्वायर। किस यूनिट में यह होगा? एम्पियर मीटर -1। अब हम ये फार्मूला जानने के बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यसी वर्मा क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज 286 पर एक क्वेश्चन है। द मैग्नेटिक इंटेंसिटी कैपिटल H at the center of a long solenoid carrying a current of 2 ampere is found to be 1500 ampere meter -1. Find the turn per centimeter. Find the टर्न निकालना है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्न, पूरा नाम लिखो। फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर ऑफ द सॉलिनॉइड। एक क्वेश्चन है। माय डियर स्टूडेंट, हमेशा हम क्वेश्चन में एक ही बात कहते हैं कि और इस दिल में क्या रखा है, तेरा इधर छुपा रखा है। हम क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। तो गिवन यहाँ H दिया है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी H कितना दिया है? 1500 एम्पियर मीटर -1। कितनी करंट फ्लो हो रही है? 2 एम्पियर। फार सॉलिनॉइड के लिए H क्या होता है? N × I। N क्या हमें मिलेगा? H/I। क्या लिख सकते हो? 1500/2। तो N की वैल्यू कितनी आई? 750 एक टर्न पर मीटर आई। क्वेश्चन वाला कहता हमें ऐसे नहीं चाहिए, टर्न पर सेंटीमीटर चाहिए, कुछ नहीं। जब भी क्वेश्चन वाले स्टाइल मारें, आपको उसी आधा में स्टाइल मारनी होती है। आप क्या करोगे कि मीटर को सेंटीमीटर में, यानी 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर सॉल्व करोगे तो क्या तुम्हें मिलेगा? 7.5 टर्न पर सेंटीमीटर। और यह इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। एक और सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल है इन ए solenoid there are 500 turns in length of
length of 2 meter and a current of 1 ampere is flowing in it, then find magnetic intensity। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। माय डियर स्टूडेंट, कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? क्या गिवन है? गिवन टोटल नंबर ऑफ टर्न क्या दिया है? 500 दिया है। लेंथ कितना दिया है? लेंथ इज 2 मीटर दिया है। आई इक्वल टू करेंट कितना है? 1 एम्पियर। फॉर सॉलिनॉइड के लिए एच का क्या फार्मूला होता है? स्मॉल एन आई कैपिटल एन बाई एल इंटू आई। वैल्यू पुट कर दो। 500 करेंट 1 एम्पियर लेंथ 2 है, तो एच किसके इक्वल होगा? 250 एम्पियर मीटर माइनस 1। इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट ये जो है कंप्लीट होता है। अब जो है हम 6 पॉइंट पर आएंगे। मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे और फिर अब हम आगे बढ़ेंगे। मैग्नेटिक इंटेंसिटी कंप्लीट हो लिया। अब हम आगे चल रहे हैं। 6 पॉइंट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम एक ग्रीक लेटर काई, रीड एज काई, इसे हम काई पढ़ते हैं, रीड एज काई से डिनोट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या डिफिनीशन होती है इसकी? द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मीन्स आई एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच। की जो रेशियो होती है इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हो। इसे हम काई लेटर से डिनोट करते हैं। तो क्या फार्मूला बना? काई जो है किसके इक्वल हुआ? आई बाई एच। यह इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। काई का क्या फार्मूला बनता है? आई बाई एच। एसआई यूनिट ऑफ काई, काई की एसआई यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ आई अपॉन यूनिट ऑफ एच। आई की यूनिट एम्पियर मीटर माइनस 1, एम्पियर मीटर माइनस 1। इस प्रकार हम क्या कहेंगे कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई है इज क्या होती है? यह यूनिट लेस है और साथ में क्या है? डायमेंशन लेस है। न इसकी कोई यूनिट होती है न इसकी कोई डायमेंशन होती है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का क्या फार्मूला बन गया? काई इक्वल टू आई बाई एच। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच की रेशियो को हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। फॉर न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ पॉइंट हम पढ़ेंगे। EFN 1 है। EFN 1 वैक्यूम के लिए क्या होता है ये देखा जाए तो इन वैक्यूम में हम क्या देखते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन 0 है। देन काई इक्वल टू आई बाई एच क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
अब बात करेंगे फॉर डायामैग्नेटिक। फॉर डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए हमने क्या देखा था, आई क्या है पूछता है, आई जो है स्मॉल है एंड निगेटिव है, स्मॉल और निगेटिव है। सो काई इक्वल टू आई बाई एच, ये फार्मूला है। क्या यहाँ से बचेगा, इनका काई क्या होगा, स्मॉल एंड निगेटिव होगा। यह याद रखना, खूब आता है बोर्ड में कि डायामैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक ससेबिलिटी क्या होता है, स्मॉल एंड निगेटिव होता है। फॉर पैरामैग्नेटिक, फॉर पैरामैग्नेटिक, अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो उसका आई क्या होता है, स्मॉल होता है एंड पॉजिटिव होता है, स्मॉल एंड पॉजिटिव। क्या इसका लाभ मिलेगा, सो काई किसके इक्वल हो गया, आई बाई एच। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए काई का क्या फार्मूला बनेगा, काई क्या होगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए, काई क्या यहाँ मिलेगा, स्मॉल एंड पॉजिटिव मिलेगा। काई क्या होगा, स्मॉल होगा एंड पॉजिटिव होगा, यह हम याद रखेंगे। फॉर फेरोमैग्नेटिक, फॉर फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक के लिए अगर हम देखें, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए हम देखेंगे तो आई क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, लार्ज होता है और साथ में पॉजिटिव होता है। सो काई इक्वल टू आई बाई एच फार्मूले से इसका काई क्या होगा, लार्ज एंड पॉजिटिव। काई की वैल्यू दे देगा और कहेगा राइट द नेम ऑफ मटेरियल। तो माय डियर स्टूडेंट, एक कंसेप्ट आना चाहिए, अगर काई स्मॉल एंड निगेटिव है तो मटेरियल डायामैग्नेटिक होगा, काई स्मॉल एंड पॉजिटिव है मटेरियल पैरामैग्नेटिक होगा, काई लार्ज एंड पॉजिटिव है तो मटेरियल क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक होगा, जो हमें आना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। Fn2 H, काई इक्वल टू क्या है बोलो, आई बाई एच। इसका मतलब एक किसका स्लोप हो जाएगा, स्लोप ऑफ आई एच ग्राफ का जो स्लोप है वही मैग्नेटिक ससेबिलिटी बताएगा, इक्वल टू tan थीटा। लिख सकते हो काई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल tan थीटा। अगर यहाँ से रेशियो बेस क्वेश्चन अगर पूछा जाए, काई 1 बाई काई 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, tan थीटा 1 अपान tan थीटा 2, यह लिख सकते हो। अब जो है जो ग्राफ बेस क्वेश्चन आते हैं हम बात उनकी करेंगे। अब हम एक स्टैंडर्ड ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर टेक्निकल चैप्टर है, बहुत आराम से सीखना है। ये जो है एच है, ये जो है आई है। अब ग्राफ दे देगा और पूछेगा मटेरियल का नाम बताइए। माय डियर स्टूडेंट, ये जो है ए मटेरियल है, ये जो है बी मटेरियल है, ये जो है सी मटेरियल है। मटेरियल के नाम क्या हो गए, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। अब पूछा जाए कि कौन सा मटेरियल क्या है, तो जो सी मटेरियल है हम देखते हैं, ये जो सी मटेरियल है, ये सी मटेरियल के लिए हम क्या देखते हैं कि इसका आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है, स्मॉल भी है और ओरिजिन से नीचे है। तो माय डियर स्टूडेंट यह निगेटिव है। स्लोप क्या है, निगेटिव है। तो इसका यह कौन सा मटेरियल हो गया, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक क्यों डायामैग्नेटिक हो गया, क्योंकि जब आई निगेटिव है तो इसका काई भी क्या नजर आ रहा है, स्लोप निगेटिव है, स्मॉल है और निगेटिव है। अब बात करें कि ए मटेरियल कैसा है। अगर ए मटेरियल की अगर हम बात करें तो इसका आई क्या है, स्मॉल एंड पॉजिटिव है। आई क्या है इसका, स्मॉल है एंड क्या है, पॉजिटिव है। इसका काई स्लोप क्या है बताओ, इसका काई क्या है, स्मॉल है
और पॉजिटिव है। ये कौन सा मटेरियल, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये इज द पैरामैग्नेटिक, ये जो है पैरामैग्नेटिक है। अगर हम बी की बात करें तो बी के लिए हम क्या देखते हैं? इसका आई क्या है? लार्ज है एंड पॉजिटिव है। इसका काई क्या है? अगर हम देखें तो लार्ज है एंड पॉजिटिव है, क्योंकि स्लोप क्या है? ज़्यादा है। तो यह बी कौन सा मटेरियल रिप्रेजेंट करता है? तो क्या आप बताओगे? दिस रिप्रेजेंट द फेरोमैग्नेटिक। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने ग्राफ भी दिखाया, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। अब इन पर बेस जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल जो बोर्ड में आते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल वन, इफ मैग्नेटिक ससेबिलिटी, इफ मैग्नेटिक ससेबिलिटी काई जो है कोई डाटा दे दिया -3.4 10⁻⁻6, देन द मटेरियल इज, ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गिवन क्या है बताएं? गिवन काई जो है -3.4 10⁻⁻6 है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं? जो मैग्नेटिक ससेबिलिटी काई है वो क्या है? इज स्मॉल है एंड क्या है? निगेटिव है। सो द मटेरियल इज, कैसा मटेरियल होगा? डायामैग्नेटिक होगा, ये बताना था। अगला क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल टू, द मैग्नेटिक ससेबिलिटी ऑफ मटेरियल इज, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल इज 2.4 10⁻⁵, देन द मटेरियल इज, कैसा मटेरियल होगा? सॉल्यूशन में हम देखेंगे क्या गिवन है। गिवन काई क्या दिया है बोलो? 2.4 10⁻⁵। काई क्या है? स्मॉल एंड पॉजिटिव। क्या बताएगा कि जो काई है वो क्या है? स्मॉल है एंड पॉजिटिव है। काई जो है स्मॉल एंड पॉजिटिव है। सो मटेरियल क्या हो जाएगा? सो द मटेरियल इज पैरामैग्नेटिक। सो द कैसा मटेरियल होगा? मटेरियल इज पैरामैग्नेटिक। यह मटेरियल जो है पैरामैग्नेटिक होगा। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हम जो है कुछ टर्म है वो अगर इस वीडियो में नहीं पूरा होगा तो अगले वीडियो में पूरा करते हुए हम प्रयास करेंगे कि चैप्टर को फिनिश किया जाए। एग्जाम्पल 2 तक हो गया। एग्जाम्पल थर्ड, इफ मैग्नेटिक ससेबिलिटी ऑफ मटेरियल इज, इफ मैग्नेटिक ससेबिलिटी ऑफ मटेरियल इज 1.2 10⁻⁶, देन द मटेरियल इज, मटेरियल कैसा होगा ये पूछा गया है। सॉल्यूशन देखेंगे क्या गिवन है। गिवन जो काई है 1.2 10⁻⁶ है, तो काई इज लार्ज एंड पॉजिटिव। क्या कहेंगे? काई जो है लार्ज भी है एंड पॉजिटिव भी है। सो द मटेरियल इज, कैसा मटेरियल होगा? मटेरियल इज फेरोमैग्नेटिक।
फेरोमैग्नेटिक होगा। यह मटेरियल जो है फेरोमैग्नेटिक होगा। कई बार हो सकता है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का सिंबल देके क्वेश्चन पूछ दे। तो द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन काई इजकल टू -2.4 10⁻⁻6 एम्पियर मीटर -1। देन द मटेरियल इज, मटेरियल कैसा होगा ये पूछा जा रहा है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दे दिया है I इजकल टू -2.4 10⁻⁻6 एम्पियर मीटर -1। क्वेश्चन है कि मटेरियल कैसा होगा। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। गिवन I इजकल टू -2.4 10⁻⁻6 एम्पियर मीटर -1। तो I क्या है, स्मॉल भी है और निगेटिव भी है, तो मटेरियल क्या होगा, डाया मैग्नेटिक होगा। तो I जो है यहाँ हम देखते हैं, I जो है, I इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है, स्मॉल है और साथ में क्या है, निगेटिव है। सो द मटेरियल इज, कैसा मटेरियल होगा, डाया मैग्नेटिक होगा। मटेरियल इज डाया मैग्नेटिज्म होगा। अब जो है यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। आगे जो है 2 पॉइंट और हम लोग कंप्लीट कर लें, 2-3 पॉइंट, ताकि एक और वीडियो बनेगी। इसके बाद ये चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट हो सकता है, हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। 7th पॉइंट है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को हम म्यू लेटर से डिनोट करते हैं। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन डी से डिनोट करते हो, टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच की जो रेशियो है इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। इसे हम म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, B/H, म्यू इजकल टू B/H। अब यहाँ बात है कि SI यूनिट ऑफ म्यू क्या होगी। SI यूनिट ऑफ म्यू किसके इक्वल होगा, यूनिट ऑफ B/यूनिट ऑफ H। B की यूनिट क्या है, टेस्ला एम्पियर मीटर -1। टेस्ला को क्या लिख सकते हो, T हो गया, एम्पियर -1 इंटू मीटर। टेस्ला को क्या लिख सकते हो, न्यूटन अपान एम्पियर मीटर, एम्पियर -1 इंटू मीटर, न्यूटन एम्पियर -2। तो क्या लिख सकते हो आप, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। म्यू की डायमेंशन हम लिख सकते हैं इजली, न्यूटन बाई एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन क्या है, फोर्स है, तो ml T-2 अपान एम्पियर स्क्वायर की डायमेंशन क्या हो गई, एम्पियर स्क्वायर ही हो गई। ये स्क्वायर क्या लिख सकते हो, ml T-2 E-2 इसकी डायमेंशन होगी। तो माय डियर स्टूडेंट, इस प्रकार हमने मैग्नेटिक परमिएबिलिटी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। 8 पॉइंट, रिलेटिव परमिएबिलिटी।
रिलेटिव परमेबिलिटी को हम म्यू आर, पैरों में आर से डिनोट करेंगे। द रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल, परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल की परमिएबिलिटी म्यू है, टू परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जो म्यू 0 से डिनोट करते हो, इज कॉल्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी को हम म्यू आर से डिनोट करते हैं। दैट इज म्यू आर किसके इक्वल होगा, म्यू बाई म्यू नॉट, एसआई यूनिट ऑफ म्यू आर, एसआई यूनिट ऑफ म्यू आर, यूनिट ऑफ म्यू अपॉन यूनिट ऑफ म्यू नॉट। क्या यूनिट होगी, न्यूटन एम्पियर माइनस टू। इसका मतलब हुआ कि जो रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर है, इज क्या होती है, यूनिट लेस होती है, और साथ में यह डायमेंशन लेस भी होती है। तो म्यू आर की हमने देखा न कोई यूनिट होती है न कोई डायमेंशन होती है, ये हमें पता होना चाहिए। आल्सो मैग्नेटिक फील्ड, अब हम कुछ और बातें यहाँ देखेंगे। आल्सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है, बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई। यह इक्वेशन 1 है। अब आगे बढ़ेंगे। एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो होता है, H इक्वल टू क्या होता है, N इंटू आई। नाउ सपोज एक मटेरियल है, ए मटेरियल इज इंसर्टेड इन द सॉलिनॉइड में एक मटेरियल इंसर्ट कर दिया गया, देन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, देन मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू इंटू एच म्यू इंटू एन आई। दिस इज इक्वेशन 2। अब इक्वेशन को हम डिवाइड करने, इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 से, तो B बाई बी नॉट इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट इक्वल टू रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर। ये फार्मूला भी बन जाता है जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब जो है हम रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर, यह भी यूनिटलेस डायमेंशन लेस है। मैग्नेटिक ससेबिलिटी काई भी यूनिटलेस और डायमेंशन लेस है। दोनों के बीच क्या रिलेशन होगा ये हम डिस्कस करेंगे। तो यह जो है नाइन्थ पॉइंट है, रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सिंबल क्या है, काई है। इनके बीच क्या रिलेशन होगा ये हम डिस्कस करेंगे। इफ H इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इफ कैपिटल H इज मैग्नेटिक
मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। कैपिटल आई इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन एंड म्यू नॉट इज permeability, permeability ऑफ फ्री स्पेस देन। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या फार्मूला होता है? मैग्नेटिक इंडक्शन जो भी होता है म्यू नॉट, टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी कर सकते हो, बी इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई होता है। तो हम बी इक्वल टू क्या लिखे? म्यू नॉट एच प्लस आई, जो हमने मैग्नेटिक इंटेंसिटी में भी ये फार्मूला डिस्कस किया था, बी इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई। अब हम आगे बढ़ेंगे। बी इक्वल टू क्या लिख सकते हो? बी इक्वल टू एच को हम कॉमन ले लें, कॉमन मीन्स डिवाइड करना, एच बाई एच प्लस आई बाई एच होगा। क्या लिख सकते हो? म्यू नॉट एच 1 प्लस आई बाई एच। बट हमें पता है कि जो बी होता है वो म्यू नॉट एच है एंड आई बाई एच है। आई बाई एच की जगह हम काई लिखेंगे। काई क्या है? दिस इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। क्या हमें मिला रिजल्ट? बी के जगह क्या लिखेंगे? म्यू एच लिखेंगे, इक्वल टू म्यू नॉट एच 1 प्लस काई। आप लिख सकते हो म्यू इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई। फिर आप लिख सकते हो म्यू बाई म्यू नॉट 1 प्लस काई। बट हमें पता है म्यू बाई म्यू नॉट क्या होता है? म्यू आर। म्यू आर क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी है, रिलेटिव परमिएबिलिटी है। इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट जो फार्मूला बना म्यू बाई म्यू नॉट इक्वल टू रिलेटिव परमिएबिलिटी किसके इक्वल होती है? 1 प्लस काई। दिस इज द इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो आप याद रखोगे। अगर हमें काई निकालना हो तो क्या निकालेंगे? म्यू आर माइनस 1। फॉर डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए काई क्या है? स्मॉल एंड निगेटिव है। इसका मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होगा? लेस देन 1 होगा। तो याद रखना ये जो क्वेश्चन बनता है बार बार, फॉर डायामैग्नेटिक के लिए क्या होगा? डायामैग्नेटिक मटेरियल है तो उसका काई क्या है? स्मॉल है एंड निगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि डायामैग्नेटिक के लिए रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होगा? लेस देन 1 होगा, यह याद रखना। फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक के लिए काई क्या है? स्मॉल है एंड पॉजिटिव है। इसका मतलब कि रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए काई क्या है? लार्ज है एंड पॉजिटिव है। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी वेरी ग्रेटर देन 1 मतलब बहुत ज़्यादा होगा, वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा होगा। इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट जितने भी जो टर्म थे हमने यहाँ कंप्लीट किया। अब जो है कुछ और पॉइंट बचे हैं जो कमिंग वीडियो में ये चैप्टर अच्छे न्यूमेरिकल के साथ मैंने आज यहाँ पूरा किया। हमें विश्वास है कि आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। थैंक्स स्टूडेंट। ओके बाय।